जी नमस्कार दोस्तों। विमर्श का ये डेली डोज। अ, आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर अ, कई महीनों में एक महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इसके अलावा एक बड़ी इसमें भूमिका है। संविधान बनाने से लेकर तमाम जो सामाजिक राजनीतिक विमर्श है उसको नए नए सिरे से लेके आने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका है और उस पर एक बड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। अ, दूसरा, आज ही के दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। हालांकि उस मामले में बहुत सारे फैसले और तमाम चीजें वहाँ उस जगह पे मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। अयोध्या में राम के मंदिर बन रहा है। तो इन दो महत्वपूर्ण तिथि डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर और दूसरा, आधुनिक समय में आज जब हम आज यहाँ बैठे हुए हैं तो जो राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य है उसमें बाबरी मस्जिद की शहादत को हम लोग किस रूप में देखें, ये एक मसला है। हमारे फाइनलिस्ट जुड़ गए हैं। नित्यानंद जी, नित्यानंद गायन हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं, कलकत्ता से जुड़े हैं। दूसरे हमारे साथ पुरुषोत्तम शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा सीपीएमएल लिबरेशन के केंद्रीय समिति के सदस्य हैं। और तीसरी जो है हमारी सहयोगी और ये फारोज जी का माइक जरा ऑफ कराइए, बहुत बैकग्राउंड में आपको क्या बोल रहे हैं सुनाई में नहीं आ रहा है। फारोज जी जो नए मेहमान जुड़े उनका माइक म्यूट कराइए, बैकग्राउंड की आवाजें जो है वो उसमें हाँ, सरदार सिद्दीकी जी का माइक अब हो गया है। तो और तो सबसे पहले तो सभी पैनलिस्टों का और हमारे साथ स्टूडियो में पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष सरदेव यादव जी हैं। तो सबसे पहले तो हम सभी पैनलिस्टों का, जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और सबका स्वागत करते हैं। और शुरुआत चूंकि 6 दिसंबर को लेके बहुत सारी बातें, बहुत सारे विमर्श, या वो कहिए कि एक 6 दिसंबर 1992 के बाद का भारत, एक जैसे कोरोना से पहले का भारत और कोरोना से बाद का भारत, वैसे ही 6 दिसंबर 1992 से पहले का और उससे बाद का। और ठीक वो दिन चुना गया जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर का देहावसान हुआ था, परिनिर्वाण हुआ था। तो थोड़ा इस पे हम चाहेंगे कि पहले नित्यानंद जी इस पे प्रकाश डालें, इस पे बातचीत करें, उसके बाद हम आगे विमर्श को ले जाते हैं। तो नित्यानंद जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी। नहीं, पहले तो सभी जो पैनलिस्ट हैं, दूसरे साथी हैं, उन सबको मेरा सलाम, नमस्कार। और आज के इस महत्वपूर्ण बातचीत में, चर्चा में जो आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है उसके लिए शुक्रिया। आपके पूरे उसमें दो एक मुख्य जो सवाल आई बातों में, जो वो है कि 6 दिसंबर 92 से पहले का भारत और उसके बाद का भारत। मुझे लगता है कि थोड़ा उससे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो 6 दिसंबर 1992 जो है, इसकी तैयारी जो है वो कब शुरू हुई, मतलब किस तरह से एक लंबे अरसे तक उसकी तैयारी चल रही थी। 6 दिसंबर को तो घटना हुई, मतलब उसका अंजाम, उसे अंजाम दिया गया। उसकी जो तैयारियां चल रही थी, जो हम कहते हैं ना कि जैसे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो तो सब लोग उन्हें जानते हैं। और दूसरी बात है कि जब इसकी तैयारी चल रही थी, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं।
बाकायदा इसकी यात्रा निकाली गई और उस यात्रा की तैयारी बहुत बहुत पहले से चल रही थी। और तमाम जो जो संघीय ढांचे में जो सरकारें हैं और जो विभिन्न पार्टियां थी और राज्य में या जहां जहां से यात्रा निकल कर आई पूरे मार्ग में, उसमें उन सरकारों की भूमिका और उन चीजों को आप नकार नहीं सकते पहले तो, कि ये हवा पहले बनाई गई। और ऐसा नहीं है कि वो उनके जिनके जो संघ है और विश्व हिंदू परिषद है और बीजेपी हैं, तो ये तमाम इस तरह के जो ताकतें हैं, जिनको जो दो पक्ष हैं, एक उनको कहते हैं सांप्रदायिक ताकतें और देश को विभाजनकारी ताकतें उनको बोलते हैं, देश को विभाजन करने वाली। लेकिन जो अपने आप को प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक बोलते थे, जो सेक्युलर मानते थे, क्या उन लोगों ने ईमानदारी से इस घटना को रोकने की तैयारी की, या मतलब पूरी ईमानदारी से इसको रोकने की दिशा में क्या कदम उठाए? मान लीजिए एक उदाहरण है कि लालू यादव जी का जो है, उन्होंने कहा कि मतलब अपने ओर से प्रयास किए, या मुलायम सिंह जी का जो रोल है उसमें उन्होंने उस वक्त जो किया था, और बाकी जो तमाम की, इसमें कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी पार्टी और उस वक्त सत्ता में जो पार्टी थी, मतलब, तो ये देखिए कि उनकी भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में, उनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भागीदारी दो तरह की किसी भी घटनाक्रम में, कि जैसे ताली जो है, ताली हम मतलब एक हाथ जोर से पड़ता होगा, एक हाथ थोड़ा आराम से पड़ता होगा, लेकिन ताली दोनों हाथ के सहयोग से बजती है, कम ज्यादा सहयोग हो सकता है। घटना को रोकने में कहाँ वो फेल हुई है, उसकी भी विवेचना क्या ईमानदारी से हुई है। दूसरी बात है कि जो लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसियां हैं, उसमें सर्वोच्च जो हमारे जो न्यायालय हैं, जो कोर्ट हैं, उनकी भूमिका को भी देखने की जरूरत है। तो हालांकि ये चीजें हो रही हैं और लिखी जा रही हैं समीक्षाएं और तमाम जो हैं। अब जो आपने सवाल किया कि वो समय को, उससे पहले का भारत और अब का भारत, देखिए उससे पहले का भारत देखने के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारी पीढ़ी तो अब नहीं रही है, बहुत सारे लोग नहीं रहे हैं उससे पहले के भारत के लोग, लेकिन उसके दस्तावेज और वो तमाम चीजें मौजूद हैं, प्रेस की रिपोर्टें हैं और वीडियोस हैं, तमाम चीजें। और घटना के दिन की जो चीजें आई हैं, जो पूरी डिटेल से जिन्होंने जाके घटना स्थल पर वो किया है, उन तमाम साक्ष्यों और तमाम चीजों के बावजूद अदालत से जिस तरह का वो आया, फैसला आया है, मुझे लगता है कि वो कोई भी व्यक्ति वो आसानी से उसे स्वीकार नहीं कर पाएगा कि जो फैसला दिया गया है क्या वो न्याय संगत है। और इसमें राय और मतलब मत और विमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप एक जागरूक व्यक्ति और नागरिक के रूप में चीजें देखे हैं कि किस तरह से चीजें आई हैं, हालांकि अब अदालत ने कहा है तो अदालत के फैसले को देश के और तमाम पार्टियों ने उसे माना है और मानना चाहिए, दुनिया भी कहता है, मान भी रहे हैं, निर्माण हो रहा है। फैसले आने के बाद किस तरह के निर्णय आए हैं उसको भी आप गौर कीजिए। जो आपने बात की, भारत की बात की है, चाहे वो बीएसपी हो या दूसरी तमाम पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, और जब मंदिर के उसका आया है, दोनों पार्टियों ने मान लिया। हालांकि विवाद देखिए, उस केस को दो लोग लड़ रहे थे, दो तरफा, एक जो वक्फ बोर्ड का वो जो मस्जिद कमेटी की तरफ से और एक दूसरे तरह के इस तरह के, उसमें इस सरकार की जो भूमिका रही है, वर्तमान सरकार और जो संगठन जो चाह रहे थे, जो अभी सत्ता में है और उनके शासनकाल में ये आया, वो तमाम चीजें हुई हैं, अदालत का फैसला है, वो चीजें हो रही हैं, ठीक है, ये बात सुलझ गया, शांति है। लेकिन जैसे थोड़ा पीछे यही है कि जो और भी इस तरह के मामलों में जो आए हैं फैसले हैं, तो लोगों को कुछ वक्त लगा उस फैसले को हजम करने में, उसको मानने में। उसके बाद के भारत में जिस तरह की सिचुएशन बनी है कि अदालत के फैसले को अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लोग या उसको प्रचारित किया जा रहा है कि भाई उनके शासन में ये हुआ, ये वही मंदिर बनवा रहे। आपको याद होगा उन्हीं की पार्टी के मेंबर की एक ट्वीट आया था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो एक मतलब राम जी को ले जा रहे हैं मंदिर तक, घर तक लेके जा रहे हैं, उनके घर पहुंचा रहे हैं। जी जी, ये तो सारी घटनाएं हैं। और जी, तो आपको आवाज आ रही है क्या?
हाँ, आ रही है, बोलिए। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, नहीं, मैं सिर्फ एक बात कह के खत्म करूंगा पुरुषोत्तम सर नहीं की। नहीं, मैं हाँ, आगे भी बढ़ेंगे। हाँ, आप मैं बोलते एक रहिए। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि उसके बाद जो चीजें हैं कि देखिए कि एक जो समुदाय हैं, उनका हौसला तो बढ़ना एक अलग चीज है, हौसला बढ़ना या खुशी होना अलग चीज है, लेकिन उनके व्यवहार में एक दूसरे संप्रदाय के प्रति जो है एक अलग तरह का बदलाव आया है। वो आप देखेंगे उनके व्यवहार में, उनकी भाषा में, या हम्म उनके प्रति उनके व्यवहार में जिस तरह का बदलाव आया है वो बहुत सुखद या बहुत ऐसा नहीं है। उसे वो बहुत चिंताजनक है, उसे जिस तरह से हावी होकर दिखा रहा है कि दिखाएंगे। और उस मामले से लेके तमाम जो दूसरी चीजें हैं, एक होता है ना कि एक चीज शुरू होती है उसके बाद एक उसके लगातार उसको फॉलो करते हुए तमाम दूसरे जो स्थान है उसकी चीजें हैं। लेकिन अच्छा ये है कि अब सड़क पे नहीं हो के वो चीजें अदालत में, वो चीजें अदालत के माध्यम से वो चीजें बाहर आ रही हैं, या और उसमें जो संगठन है और सरकार है उसमें चीजें आ रही हैं। लेकिन उसके बाद सड़क पे जिस तरह का प्रदर्शन और जो चीजें होने लगी हैं लगातार, एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति जो खासकर जो मुस्लिम समुदाय हैं, या अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा शासन के स्तर पर भी और उससे जुड़े जो संगठन है, जो लोग हैं, उनके व्यवहार में जो बदलाव आया है, मैं उसे बहुत अच्छा नहीं मानता। वो देश के भविष्य के लिए, देश के जो माहौल है जो शांतिपूर्ण या जो एक उसका माहौल है उसके लिए वो खतरनाक है। भविष्य के लिए एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है इन मंदिर मस्जिद और तमाम चीजों के नाम पे। तो बहुत सारा बदलाव आया है, विशेषकर जो समुदाय के बीच में खाई को मतलब बढ़ाने का काम वो जो सत्ताधारी जो दल हैं या जो लोग हैं उनके नाम पे। और क्रेडिट ये दिया जा रहा है कि जो पार्टी अभी सत्ता में है बीजेपी, वो मंदिर बनवाने में उसका रोल है, वो उसके द्वारा मंदिर को बनवाया जा रहा है, जबकि ये फैसला अदालत का है। सर्वोच्च देश के सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला दिया है और चीजें हैं। तो ग्राउंड में अभी तक जो आपने पूछा उसके भारत में दो तरह की चीजें। उसके बाद जो मीडिया का रोल था, जो जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं कथित तौर पे लोकतंत्र का, उसकी उस वक्त की भूमिका, उससे पहले की जो भूमिका थी उसकी भूमिका में भी बहुत ज्यादा वो आया है, वो सर्वविदित है हर तरह से। वो पूरी तरह से लग रहा है कि सत्ता के उसमें जो है, और वो भी ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में उनकी भूमिका बहुत खतरनाक हो गई है। तो मैं ये दो चीजें खासकर दो समुदायों के बीच में और जो मशीनरी है उनमें जिस तरह की चीजें आ रही है, या बुलडोजर कल्चर जिस तरह से बढ़ा है और एक खास समुदाय को टारगेट करके बिना किसी उसका परवाह किए, मतलब बारंबार अदालत और तमाम चीजों की चेतावनी के बाद भी, तो ये देखेंगे ये नजर आ रहा है, ये प्रशासनिक स्तर पर भी और समुदाय के बीच में भी। और उसमें कहीं ना कहीं सत्ता और प्रशासन कहीं ना कहीं काफी हद तक फेल है उनकी चीजों की रक्षा करने में। तो मैं ये देख रहा हूँ अभी मोटे तौर पे। जी, पुरुषोत्तम जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। लग रहा पुरुषोत्तम जी शायद नित्यानंद जी ने भी अपना माइक ऑफ कर लिया। पुरुषोत्तम जी, हाँ, एक मिनट। हाँ, हाँ, थोड़ा सामने आ जाए। जी जी पुरुषोत्तम जी, आप थोड़ा सुने कि नहीं आप? हाँ हाँ हाँ, सुन रहा था। अच्छा, इसमें देखिए दो सुन रहा था। सवाल यही है कि आज 6 दिसंबर डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, और एक तरह से एक मोटा मोटी इस तरह से बताया गया है कि संविधान रचने में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ठीक उसी दिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का विध्वंस। तो संविधान और संवैधानिक मूल्य और बाबरी मस्जिद का विध्वंस, ये इस पे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि ये मतलब आज जब हम 2023 में हैं, तो उस कोर्ट का फैसला क्या आया नहीं आया उस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उस घटनाओं पे बात करने के लिए इसलिए भी कर रहे हैं कि आज उन घटनाओं को यदि हम देखें तो समाज में किस तरह का बदलाव हुआ है, और
आने वाले समय में यदि वो परिस्थितियां आती हैं तो कैसे निपटा जा सकता है या क्या किया जा सकता है, इस पे हम थोड़ा सा आपसे जान लेते हैं। एक तो आ रही है आवाज? जी जी, अच्छे से। हाँ। आज अंबेडकर जी का जो है ये निर्माण दिवस है, और इस मौके पर मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से भी उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के विनिर्माण दिवस पर और बाबरी मस्जिद विध्वंस के मौके पर, तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक ऐसे दौर में हुआ था, और वो ठीक ही जिक्र किया मुझसे पहले हमारे पैनलिस्ट साथी ने कि ठीक 6 दिसंबर का ही दिन चुना था इन लोगों ने। एक खास तरीके से उस दिन को चुना भी गया इसके लिए। तो अगर हम लोग देखें तो वो जो समय था, वो समय एक तरफ भारत में सांप्रदायिक विभाजन और सांप्रदायिक उन्माद के चरम की दिशा में बढ़ने का दौर था, लेकिन साथ ही साथ इस देश के अंदर ये जो नई उदारवादी नीतियां हैं, नई आर्थिक नीतियां हैं, इनके भी आने का दौर था, इनके भी लागू होने का दौर था। और इन दोनों को अलग करके शायद नहीं देखा जा सकता है। आज जब हम कह रहे हैं कि भाई संविधान पर खतरा है, आज भारत के लोकतंत्र पर खतरा है, तो संविधान और भारत के लोकतंत्र पर जो खतरा आज हमको दिख रहा है और जिस खतरे से आज देश के अंदर लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की बातें हो रही हैं, तो वो दरअसल में इन दोनों चीजों से ही पैदा हुई। ये जो पूरा कॉर्पोरेटीकरण है, और एक तरफ मतलब कॉर्पोरेटीकरण है, देश के सारे संसाधनों को, जिन संसाधनों पर देश के लोगों का हक हुकूक था, उन सारे संसाधनों को भी यहाँ तक कि जो आदिवासियों के इलाके हैं, संविधान के तहत जो कानून दलितों के आवास, जमीन, ये सब की हिफाजत के लिए भी जो बने थे, वो सब भी खत्म हो रहे हैं। मतलब लोकतांत्रिक संस्थाएं तो खत्म हो रही हैं, लेकिन तमाम तरीके के कानूनों में बदलाव करके जो थोड़ा बहुत भी संपत्ति और संसाधन लोगों के हाथ में है, वो भी किस तरीके से कॉर्पोरेट के हाथ में जाए और कॉर्पोरेट पूरी तरीके से देश के संसाधनों का मालिक बन जाए। तो ये आज पूरी एक मुहिम चल रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ इसी को ढकने के लिए फिर जो है एक पूरी तरीके से जो सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति है, वो इस चरम तक बढ़ी है कि एक पूरा फासिस्ट कॉर्पोरेट राज आज हम देश के अंदर स्थापित होते हुए देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों को अलग करके हम लोग नहीं देख सकते हैं। और मुझे तो याद है 6 दिसंबर का 1992 का वो दिन, जिस दिन सुबह सुबह पुलिस ने हमको भी गिरफ्तार कर लिया था। और ये भजनपुरा की पुलिस थी, दिल्ली की, और वो भजनपुरा की पुलिस वो थी कि जिसके खिलाफ लोगों के उत्पीड़न के सवाल पर हमने रात भर जो है कई बार आधी रात को जो है थानों का घेराव किया था। और ठीक उस दिन पुलिस ने बदला लेने के लिए मुझे हमारे एक साथी के साथ वहां उठा लिया और आरोप लगाया कि ये जो है भजनपुरा की फला नंबर गली में सभा कर रहा था, राम मंदिर बनाने के लिए लोगों से चंदा मांग रहा था, लोगों को भड़का रहा था। तो ये आरोप मुझ पर लगाया एक कम्युनिस्ट पर, और मुझे जेल भेजा। तो 8 दिन हम लोग जेल में रहे, तिहाड़ जेल। जमानत नहीं हुई क्योंकि पूरे देश भर में माहौल ऐसा हो गया था। तो जब हम जेल से छूट के आए, सेशन कोर्ट से जमानत हुई, जब बताया गया कि भाई तो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये तो आरोप ही गलत है इन पर, ये तो ना ईश्वर को मानते हैं और ना ये करते हैं। तो वो जो दौर था, उस दौर में जब ये रथ यात्रा चल रही थी, रथ यात्रा के खिलाफ हम लोगों ने पूरे देश में मैत्री यात्राएं निकाली।
बिहार के अंदर भी जहां लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में उनका रथ रोका गया था, लाल कृष्ण आडवाणी का, तो उस बिहार के अंदर भी हम लोग रथ यात्रा के खिलाफ मैत्री यात्राएं आयोजित किए, पूरे देश भर में किए, दिल्ली में किए, इवन उसी भजनपुरा में हमने मैत्री यात्राएं निकाली, जिस भजनपुरा के अंदर जो है मुझे ये आरोप लगा करके पुलिस ने अरेस्ट किया था उस दिन। तो ये इसलिए मैं ये कह रहा था कि इसको हम अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते। और आज के दौर में अंबेडकर अब ज्यादा प्रासंगिक है। मैंने पिछले दिनों एक लेख लिखा था, वो पलकन जो दलित लेखक संघ की पत्रिका है उसमें छपा भी था। वो था कि आज के दौर में अंबेडकर का पुनर्पाठ करके। तो आज के दौर में अंबेडकर इसलिए प्रासंगिक हैं कि वो जिस लोकतंत्र की बात करते थे, वो जिस समाजवादी सिस्टम की बात करते थे, वो जिस तरीके के समाज का निर्माण की बात करते थे, और हमारे संविधान की जो मूलभूत प्रस्तावनाएं हैं, वो जो प्रस्तावनाएं जो कह रही हैं, वो सारा का सारा आज जो है उस पर हमला है, खत्म हो रही है, चीजें मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, और इस देश के अंदर एक किस्म से दोबारा से फिर मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक प्रयास हो रहे हैं। अभी हमने देखा कि भाई राजस्थान के अंदर चुनाव जीतते ही वहां जयपुर का एक विधायक जो है वो जाकर के मीट की दुकानें बंद कराने लग गया रोड अपने विधानसभा के इलाके में। वो जाकर के भाई मीट की दुकानें नहीं चलेंगी, आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या बोलेंगे, ये सब अब सत्ता तय करेगी। और सारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सारी संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना करके उनमें आरएसएस के लोग बिठा करके आज जो है पूरी तरीके से उसको खत्म किया गया है। संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता लगभग खत्म है। अभी तमिलनाडु के अंदर वकील दो धड़ों में बंट गए हैं। वहां एक बीजेपी की नेता थी, महिला नेता, एडवोकेट थी, महिला नेता थी, जो खुलेआम मंचों से मुस्लिम क्रिश्चियंस के खिलाफ जहर उगलती थी, उसको जो है वहां हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर दिया। तो इसके खिलाफ पूरा तमिलनाडु के अंदर देखिए, वहां वकीलों के अंदर डिवीजन है, वो लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोग सारी चीजें हमने देखी हैं, जैसे बाबरी मस्जिद को लेकर के भी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो वो जो फैसला आया, उस फैसले को हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उस फैसले का पुरस्कार जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को जो है राज्यसभा में प्रमोशन, मतलब राज्यसभा की सीट मिली है। तो ये जो पूरे सौदे आज हो रहे हैं, जिस तरीके से चीजें खत्म हो रही हैं, ऐसे दौर में अब जरूरत यही है कि जो तमाम लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली ताकतें हैं, जो संविधान के मूल्यों पर, क्योंकि आजादी के बाद जिस संविधान और जिस लोकतंत्र की हमने स्थापना की थी, हमारे लोगों ने स्थापना की थी, जब आज वही खतरे पर है, जब आज जो है उसी को खत्म करने की कोशिशें हैं, तो बाकी तो साम्यवाद समाजवाद की बातें बहुत आगे की हैं। अभी तो पहले इस लोकतंत्र और इस संवैधानिक व्यवस्था को, जिसमें थोड़ा बहुत भी आजादी लोगों को मिली थी, उसको बचाने की जरूरत है। तो इसलिए हम समझते हैं कि आज के दिन अगर अंबेडकर को याद करना है, तो अंबेडकर को समझने वाली तमाम जो ताकतें हैं, तमाम जो धाराएं हैं, और आज वो वाला दौर नहीं है अब जब आजादी के दौर में, आजादी के बाद कम्युनिस्ट धारा और अंबेडकरवादी धारा के बीच बड़ी दूरी जैसी थी, लेकिन आज ये दोनों धाराएं बहुत करीब आई हैं। समग्रता से देखने की जरूरत है। और आप बने रहिए, और हमारे साथ पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष सर्वदेव जी बैठे हुए हैं बगल में। सर्वदेव जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जैसे ही मंडल कमीशन आया, वैसे ही कमंडल जो है शुरू हो गया, और शायद वही वजह थी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को भी गिरा दिया गया था। लेकिन जो समाजवादी धारा की जो भी ताकतें थी, चाहे लालू यादव हों, चाहे मुलायम सिंह हों, कहीं ना कहीं वो संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनको ही विलन बना दिया गया। ये थोड़ा सी मंडल कमीशन जो लागू हुआ, वो तो बड़ी मजबूरी में हुआ, और वो
कांग्रेस या कोई भी नहीं चाहता था कि ये लागू हो, लेकिन लागू हो गया। कुछ लोग उसमें सक्रिय थे और जो जो सक्रिय थे और जिनको आगे उस धारा को लेकर के चलना था उन्हीं को दरकिनार करना शुरू कर दिया गया कि ना वो बोल पाए ना कुछ कर पाए। आज इतने दिन अभी भी कुछ लोग जो हैं इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यदि वो लड़ाई यदि तेज हो जाती है तब तो लोगों का उत्थान हो जाए। यदि उस लड़ाई को दबा दिया जाए तो उधार होने वाला नहीं है, फिर वैसे ही जो है मनोवादी। लेकिन मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उस समय वो कार सेवा की बात हो रही थी, शायद उसी समय ढहा दिया गया होता। लेकिन बड़ी कहते हैं कि निर्दयता से कुचल दिया और हिंदू विरोधी है, फलाना है, ठिकाना है, इतना बदनाम किया गया उस समय मुलायम सिंह को। तो इस पे थोड़ा सा आप बात रखिए कि यदि कोई उसके संविधान को बचाने की शपथ लिया है तो उसके लिए तो हर चीज वो करेगा ना। वो देखिए, संविधान की शपथ लेकर के जो पद पर बैठा उसका कर्तव्य और निर्वाहन करना उसकी जिम्मेवारी है। और यदि उस कानून को कोई तोड़ता है, चाहे कोई भी हो या विध्वंस हो या कुछ भी, मेरे नजरिया में वो गलत नहीं है। लोग तो क्या क्या कहते हैं, उसे कहते कुछ और है, करते कुछ और है। लेकिन जो संविधान की शपथ लेकर के और उस पर बैठा हुआ है तो उसको तो ये काम करना पड़ेगा। अब उसके लिए कोई किसी को कुछ कहे, उसे वो मेरी नजर में तो नहीं बोलते। मुलायम सिंह यादव वो उधर लालू यादव ने उनका रथ रोक लिया था, क्या नाम है, आडवाणी जी का। देखिए, यहाँ से रथ उनका चलते चलाते चला गया और सब कुछ हुआ, लेकिन रुका नहीं। लेकिन बिहार में जाकर के लालू यादव ने उसको रथ को रोका और रोकने के बाद बड़ी चर्चाएं हुई कि भाई ऐसे नहीं हुआ। लेकिन लोगों ने ये तो बना रखे थे परंपरा की नहीं, ये रथ रोकना नहीं चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी की ताकत नहीं रोकते। लेकिन वहां पर बिहार में रथ रुका। थोड़ा सा रुकने के बाद थोड़ा मनोबल भी डाउन हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जो आदमी संविधान और सारे चीज की लेकर शपथ लेकर के उसको राज्य चलाना है, उसके राज्य में सांप्रदायिक दंगा ना हो, कोई सद्भाव जो है स्वार्थ ना खराब हो, तो उसके लिए तो जो उसकी जिम्मेवारी होगी, जो उसका कर्तव्य बनता है तो करेगा। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो समाजवादी सोच समझ के लोग थे या जो मंडल कमीशन को सही संदर्भ में जानने वाले लोग थे, उन लोगों ने तो निर्वाहन किया। बाकी बाद में कल्याण सिंह के जरिए वायदा कराया गया कि हम नहीं गिरने देंगे, लेकिन सबसे पहले मतलब मस्जिद गिरा दी गई। देखिए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आदमी संविधान की कसम खा करके और एक प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री होते हुए और सरकार गवर्नमेंट कोर्ट में लिख करके शपथ देने के बाद कि नहीं हम गिरने नहीं देंगे, और यदि ऐसा होता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जिस कानून की दुहाई देते हो कि हम देश की रक्षा करेंगे, हम डंका बजाएंगे, ये करेंगे, और वही चीज तोड़ी जा रही है, तो उसको क्या माने। तो इसका मतलब कि बहुत बड़ी साजिश थी संविधान के प्रति भी। लोकतंत्र की जो एक स्तंभ है जिसपे खड़ा है पूरा सामाजिक ढांचा खड़ा हुआ है, कहीं न कहीं बाबरी मस्जिद के जरिए उसी को तोड़ दिया गया। देखिए, यहाँ पूरा देश का ताना बाना संविधान पर जिसकी आस्था है लोगों को, उसकी कसमें खाते हैं, सारा कुछ करते हैं, और सारा खाने के बाद भी आप गलत उसको उसके विपरीत जाए तो कोई सही बात तो नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है और ये समाज में नहीं। लेकिन जिन लोगों ने इस संवैधानिक मूल्यों को तार-तार किया ना, आज तो वही लोग केंद्र की सत्ता पे हैं या देश के तमाम सूबों में उनकी सत्ताएं हैं, तो उनसे किस तरह की उम्मीद की जाए कि ये लोग संविधान की रक्षा करें।
देखिए, जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सामाजिक सौहार्द खराब किया जा रहा है, उस स्थिति को देखते हुए कोई भी भरोसा नहीं हो रहा है कि भाई ये संविधान की रक्षा करेंगे। और जनता का जनाधार की लूट, जनाधार की लूट पड़ेगी, इसमें जो है किसी का वो नहीं हो रहा है। आज जो 70 साल 100 साल अंग्रेजों गुलाम थे, उससे भी ज्यादा अब परिस्थिति में लोग महसूस करें कि बहुत गलत हो रहा है। आज भी हम स्वतंत्र नहीं, गुलाम की तरह। लोग कहते हैं देश आजाद है, ठीक है देश आजाद है, कुछ लोग तो हैं जो आजाद हैं और कुछ लोग हैं जो गुलाम हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो भारत में उनका भी अधिकार है, बराबर उनका सब कुछ है। अब ये देखिए, जो भी पैसा जीएसटी या किसी तरह से जो आता है, पूरा देश का पैसा है, उसमें कुंडली मारकर कुछ लोग बैठे हुए हैं। कुछ आदमी है कि वो सोचता है कि मैं क्या क्या करूं, प्लेन पर जाऊं, कहाँ जाऊं, कैसे वो। लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी हैं भारत में कि उनके पास 2 रोटी खाने के लिए भी ठिकाना नहीं। 5 किलो के राशन पे इंतजार। देखिए, 5 किलो राशन दे करके लोगों को अपंग बनाया जा रहा है, उसकी लाइफ को खराब किया जा रहा है। 5 किलो राशन से कुछ नहीं। एक आदमी एक दिन मजदूरी करता है तो 500-600 रुपए की मजदूरी है, और वो लाइन में 5 किलो के लिए वो आकर सुबह से लग करके 2 बजे तक 3 बजे तक वो लाइन में लगता है। तो 5 किलो अनाज देकर 5 किलो में एक परिवार का पेट तो नहीं भरेगा पूरे महीने का। तो केवल गेहूं से ही नहीं पूरा उसका भोजन चलेगा, केवल गेहूं से तो कुछ होने वाला नहीं। जी नहीं, मैं कुल मिला के हालात ये हो गए हैं कि अब लोगों को यहाँ तक यहाँ तक पहुंचा दिया गया उनकी। नहीं, यदि अभी तो हमारा जो मानना है कि यदि परिस्थितियों को यदि लोग नहीं समझते हैं तो हालात बद से बदतर होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेव जी। नित्यानंद जी, आप सुन रहे हो तो अपनी आवाज खोल रहे हैं, आ जाए सामने। जी, मैं यही हूँ। हाँ, अभी जो बात हो रही थी कि जब मंडल कमीशन आया, उसके बाद कमंडल का दौर शुरू हुआ, और ठीक उसके पहले 91 में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव। और हालांकि मतलब तैयारी तो बहुत पहले से थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और डंकल प्रस्ताव और गैट प्रस्ताव, WTO, ये कुछ नाम सुनने में पहली बार मतलब चर्चा में आए थे। तो कहीं न कहीं ये जो पूरा एक सत्ता का ध्रुवीकरण या संसाधनों का ध्रुवीकरण जिस तरह से हुआ, ये इस तरह की ताकतों को, खास करके जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, उनको सह मिल गया या कुछ और कारण? नहीं, देखिए, इससे पहले कॉमरेड पुरुषोत्तम जी ने जो बातें कही, मैंने पहले इससे पहले जो मैंने कहा था कि जो बाकी जो दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनकी इस तमाम जो यात्रा रही है, इस यात्रा में उन दलों की भूमिका, उनकी मतलब होता है ना कि मान लीजिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, सपोज अभी हम चलते हैं पीछे, मान लीजिए आप हैं, आपको मॉनिटरिंग दी गई है और आप देख रहे हैं और आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ। मतलब मान लीजिए आज की तारीख में खुलेआम लिंचिंग हो रहा है और लिंचिंग को कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन उसके वीडियो बनाने वाले बहुत सारे लोग, है ना। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम शायद स्कूल में थे उस वक्त, और उस वक्त WTO एक शब्द आया था, है ना। तो हमने सुना, तो हम लोगों को नहीं मालूम था WTO या क्या ये चीज है। खुला बाजार, बाद में पता चला खुला बाजार खुल जाएगा और बड़ा फायदा होगा। तो होता है ना कि उस एज में आप समझ नहीं पाते इकोनॉमी और तमाम चीजें, तो हमको लगा कि अच्छा ये छूट मिलेगी, कोई कुछ भी अपना सामान बेच सकता। तो हमने बहुत पहले, मैं बंगाल से हूँ, तो मैंने गाँव में देखा था कि हमारे यहाँ का जो स्थानीय किसान है वो अपने खेत का अनाज तोड़ के ले जाता है और जो यहाँ हाट होता लगता है वहां जाके बैठ जाता है और अपना सामान बेच के आता है। वो शायद बैठने का कुछ 2 रुपए 5 रुपए वहां देता है मार्केट कमेटी को, उसके अलावा उसको कुछ नहीं देना पड़ता, आ जाता है। इसका दिल्ली में दूसरा एक रूप दिखा कि बाद में पता चला कि भाई कोई रेडी चलाएगा गरीब आदमी,
तो वो कमेटी जो नगर निगम का होता है उसको कुछ पैसे देगा महीने का और पुलिस वालों को कुछ पैसे देगा, तभी वो वहां बैठ सकता है तय। जो WTO का जो बाद में जब धीरे धीरे हम बड़े होते गए हम लोगों को समझ में आया कि एक तरह से बाजार और जो बिजनेसमैन है उनका मोनोपोली चलेगा, उनकी जमीनें होंगी, उनकी चीजें होंगी और वो डोमिनेट करेगा पूरी मार्केट को। जो स्थानीय छोटे व्यापारी और तमाम जो है उन पे असर पड़ेगा और बुरी तरह से मारे जाएंगे, है ना, उनकी मतलब उन पे हावी हो जाएगा एक तरह से। तो उनका कहीं भी तो जब इतिहास का जो भी बुनियादी छात्र जिसने बुनियाद थोड़ी बहुत पढ़ी हो आजादी का, तो उसको पता चलेगा कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी और उस तरह की चीजें कि मोनोपोली आपका सामान नहीं बिकेगा और उनका सामान, या वो तय करेंगे कि कहां से क्या चीज जाएगा। ये तमाम चीजें तो हुई देखिए, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ इसलिए नहीं हुई, कहीं ना कहीं उसकी जरूरत महसूस की गई। जो पार्टियां, जो विशेषकर जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, उनकी जो भूमिका रही है, क्योंकि बाद में सिंगू नंदीग्राम जो कुछ हुआ वो है हमारे पास, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी हम पूंजी का विरोध करते हैं या पूंजी की बात कहते हैं कि पूंजीवाद और तमाम चीजें, तो अगर आप मुझे कहते हैं कि पूंजीवाद जो है सर्वनाश है, लेकिन आप उसका विकल्प या उसका ब्लूप्रिंट आप तो नहीं देते। आप मतलब जब तक कोई भी मैंने एक बार आपसे बातचीत में कही थी कि एक बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उभरना, एकदम से आ जाना एक आंदोलन से, कथित तौर पे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, जिसमें एक बूढ़े व्यक्ति को लाके लेटा दिया जाता है उठा के, और उसे अन्ना आंदोलन का नाम दिया जाए, लेकिन उसके पीछे का खेल सब लोग अब जान चुके हैं कि क्या उसका था। और उसमें से वो आंदोलन के लोग जो है आते हैं, NGO के लोग आते हैं और एक नई पार्टी होती है और उसको दिल्ली की सत्ता मिल जाती है। एक बार एक शिक्षक ने हमसे पूछा था, हमारी शिक्षक ने, कि आखिर देश में जो लेफ्ट पार्टियां उनके होने के बावजूद एक आम आदमी पार्टी की क्या जरूरत पड़ी। आम आदमी मतलब कोई कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, तो उनका उस टर्म में वो था। तो मैं कुछ देर के लिए निरुत्तर हो गया था कि उनको उनकी एक्चुअली उनकी कार्यशैली और उनके पॉलिसी पे वो सवाल कर रहे थे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो मार्केट पॉलिसी आई है और तो तमाम चीजें आई हैं, उसके पीछे सत्ता और कांग्रेस की भूमिका बहुत बड़ी रही है, लेकिन बाद में देखेंगे जब न्यूक्लियर डील और तमाम चीजों में यही कम्युनिस्ट पार्टियां उनके साथ सहयोग में थे और मतलब वो उनके सपोर्ट से सरकार चल रही थी। और जब फिर बाद में जब इनका ज्योति बसु जी का आया ऑफर आया, मौका मिला, तो उन्होंने बनने ही नहीं दिया उनको। वो बनते तो मुझे लगता है कि और अलग इतिहास होता। बहरहाल संविधान की एक बात की थी कि जो संविधान में जो चीजें हो रही है, तो देखिए संविधान की धज्जियां जो है वो पार्लियामेंट में ही खड़े खड़े, मतलब एक विधायक, सत्तारूढ़ दल का एक विधायक विधुड़ी, वो एक दूसरे BSP के एक सांसद को जो है खुलेआम मतलब गालियां देता है, धमकी देता है, और उसके जाति सूचक, उसके धार्मिक जो उसको लेके वो धमकी धन को लेके वो कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। उसी में हुटिंग होती है, जय श्री राम या अल्लाहू अकबर की हुटिंग होती है ओवैसी जब शपथ लेने आते हैं। तो देखिए कि कहाँ मतलब कितना, जो आपने पूछा था पहले का भी भाग यही है कि कितना हार्श हुआ है कि आप संविधान के भीतर मतलब संविधान का उल्लंघन जो है वो संसद के भीतर, लोकतंत्र का मंदिर कथित रूप से जो लोग कहते हैं, उसके भीतर वो उसका अपमान कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और पद पर बैठे हुए एक उपराष्ट्रपति महामहिम, वो एक वर्तमान प्रधानमंत्री की तुलना वो राष्ट्रपिता से करते हैं, है ना, उनको युग पुरुष कहते हैं, मतलब निजी तारीफ वो कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें आप देखेंगे कि इस तरह की चीजें हुई। अब जो है पहले बाजार हुए थे कि आप तो देशीय एक आदमी है और उनको सारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। आज ही BBC की खबर थी 10 लाख तो केवल ये जो कहानी ये है कि जो बाजार खोलना और मतलब उसके बहाने जो संसाधनों का जो केंद्रीकरण हुआ, कुछ मतलब मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा बढ़ता गया, वो वही ताकतें हैं जो इस तरह के संविधान विरोधी या तमाम जो काम कर। मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूँ कहीं उसका भी असर पड़ा क्या, जो खुला बाजार खुले होने का या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का भी असर पड़ा क्या इस तरह के संगठित होने के लिए, इस तरह के ताकतों? बिल्कुल, इसका देखिए सारा खेल तो ही पूंजी का है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि जो साथी या जो पार्टियां इसका विरोध करती है वो अपने रास्ते पर ठीक है, लेकिन वो उसका विकल्प नहीं देते हैं। मैं
मैं उसका विरोध कहीं नहीं कर रहा हूँ कि जो बात कह रहे हैं और एकदम उसमें सहमति है कि बिल्कुल उसका बहुत बड़ी उसकी भूमिका है या बहुत ज्यादा उसकी भूमिका है, या ये मान के चले कि सारा खेल उसी का ही है, क्योंकि वो तय कर रहा है बाहर से कि देश के हालात और देश में, क्योंकि वो उसको भाता है। अभी हाल ही में मैं एक किताब पे काम कर रहा था, एक लेख का मैंने अनुवाद किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी ये इस तरह की ताकतें होती है, जो पूंजीवादी, जो ये बुजुर्गा जो लोग होते हैं, इनको इस तरह के वो चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जो धर्म के नाम पे भी चीजें होती है, आप एक विज्ञापन देख लीजिए, मतलब कोई विज्ञापन है, त्योहार के हिसाब से विज्ञापन तैयार होता है कि दीपावली में आप किसको देंगे, तो एक उस तरह से गहने हो या मिठाई हो, उसके हिसाब से वो विज्ञापन तैयार होने लगा है। तो निश्चित तौर पे जो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, जो खुला बाजार है और पूंजी का सारा खेल, इसमें बहुत बड़ी इसमें भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। इस तरह के जो बदलाव आए हैं वो जो हमारे जो कामरेड कह रहे थे, मैं उनसे पूरी तरह से सहमति है, वो बिल्कुल हो रहा है और उनको दिया जा रहा है खुली हाथों से। लेकिन इसमें एक सवाल ये आता है कि हाल ही के जो चुनाव हैं या जो चीजें आई हैं, कितना भी आप कह लीजिए कि प्रक्रिया में और तमाम चीजों में आप देखेंगे कि लोगों का एक बहुत बड़ा एक वर्ग तैयार कर दिया, जो उसमें गरीब और दलित तबके के लोग भी हैं, जो उस पार्टी की तरफ उनका वोट शेयर भी बड़ा है और उनको वोट वो दे रहे हैं। तो इसको आप कैसे क्या करना है, ये तो जो पॉलिटिकल फील्ड में है, जो चुनाव लड़ते हैं, चुनावी राजनीति में, उनकी भूमिका भी इसमें है, बाकी जो समाज के लोग हैं उनकी है। लेकिन जो मुख्य रूप से आपने पूछा, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जो पूंजीवादी ताकतें हैं, खुला बाजार है, और जो बाकी जो बिजनेसमैन है, चाहे देशी है, अंतरराष्ट्रीय, जो हमारे उद्योगपति, पूंजीपति हैं, उनकी भूमिका इस पूरे उसमें प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका उनकी है। बड़ी भूमिका है। पुरुषोत्तम जी, आप बोल लें। और सवाल वही है कि हाँ, आप सही जगह पे आ गए, पोजीशन सही हो, लेकिन आप हिल रहे हैं काफी। तो हाँ, सवाल यह है कि एक तो जो मंडल वाला जो पूरा मसला था, और आज जब हम यहाँ खड़े हैं, वही लोग आए सत्ता में काबिज हैं, जो पूरी संवैधानिक प्रक्रिया को, संवैधानिक जो मूल्य हैं उसको तोड़ के आए। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब ये संविधान जो है मतलब किसी काम का नहीं रह गया है अब, या इसके जरिए अब बहुत कुछ हल किया नहीं जा सकता, या इवन ये कहा जा सकता है कि वो जो ताकतें हैं, संवैधानिक मूल्यों को बचाने वाली ताकतें या उससे कंसर्न रखने वाली ताकतें, अब वो इतनी कमजोर हो गई हैं कि अब शायद नए सिरे से कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं, एक तो ये है कि जिस कॉरपोरेट फासिज्म की हम बात कर रहे हैं, ये कॉरपोरेट फासिज्म इस देश के अंदर संवैधानिक आवरण को ओढ़ के ही आया हुआ है। ये कोई उस तरीके का फासिज्म नहीं है जैसे आमतौर पर फासिज्म के बारे में समझा जाता है। ये संविधान को सामने रखेगा, लेकिन संविधान को अंदर से मृत कर दे, मतलब एक मृत देह की तरह ये संविधान का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से जो दिख रहा है कि वो एक किस्म की मृत देह बना करके संविधान को एक संवैधानिक तानाशाही ही एक किस्म से इस देश के अंदर लादने की कोशिशें हो रही हैं, जिससे ये भ्रम भी बना रहे कि ये संविधान है, संविधान को हमने नहीं मिटाया है और संविधान और उसकी व्यवस्थाएं खत्म भी हो जाएंगी। तो एक तो ये वाला है। दूसरा, जो बातचीत तमाम साथी लोग रख रहे थे, इसको हम लोगों को इस रूप में भी देखना है कि जैसे भाई आप आ गई एक बड़ी ताकत बन करके एक मूवमेंट से, और कम्युनिस्ट नहीं आ पाए। ये सवाल तब भी उठते थे जब यूपी में मायावती और बसपा का उभार आया था, तो उस दौर में भी उठते थे। और ये आप पार्टी के दिल्ली और पंजाब में आए उभार के दौर में भी कम्युनिस्टों और जो इस तरीके की प्रगतिशील सोच की ताकतें हैं उनके बारे में उठती हैं, खास करके कम्युनिस्टों के बारे में। तो एक चीज तो पहली बात यह है कि ये जो आपका उभार है, ये कोई वैकल्पिक राजनीति नहीं है। ये इसी पूंजीवादी सिस्टम को बनाए रखने के लिए
एक किस्म से एक रिजर्व फोर्स पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसकी है। और इन उभारों को हमको इसी रूप में देखना चाहिए। जिस तरीके से आप बनती है, जिस तरीके से बसपा बनती है, सपा बनती है, दूसरी पार्टियां बनती हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों के बनने की प्रक्रिया बिल्कुल बहुत अलग है। और कम्युनिस्ट पार्टी इस तरीके से ना बन सकती है, ना इस तरीके से सत्ता में आ सकती है। अभी भी आप देखिए, जैसे ज्योति बसु जी का जिक्र होता है, तो अभी तो बिहार में हम लोग 2 मंत्री पद हमको मिल सकते थे, 2 कैबिनेट मंत्री CPI-ML के वहां हो सकते थे, लेकिन हम लोगों ने मना किया। हम लोगों ने कहा कि हम जो है मंत्रिमंडल नहीं लेंगे, सरकार को हम समर्थन देंगे, महागठबंधन में हम रहेंगे, लेकिन हम जनता के जो भी सवाल हैं उन सवालों को लेकर के और सरकार की जो भी जन विरोधी कार्रवाइयां रहेंगी उसके खिलाफ हम लगातार लड़ेंगे। और आज आप देखिए कि बिहार के अंदर पिछला ये जो गठबंधन, महागठबंधन की सरकार है, उस सरकार में हम लोगों ने बीजेपी को विपक्ष के रोल से पदच्युत कर दिया है कि वहां सरकार और गठबंधन का हम हिस्सा हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं। वहां बीजेपी को स्पेस ही नहीं मिल पा रहा और बीजेपी के लोग परेशान हैं। वो तरह तरह तमाम एंगल से पूछते हैं, भाई कामरेडो अपना बताओ, तुम हो क्या, तुम क्या कर, तुम सरकार में भी हो और विपक्ष में भी हो। तो ये जो स्थितियां हैं, मतलब ये हम लोगों की अपनी एक पोजीशन है कि हम किस स्थितियों में, अगर किसी सरकार को नीतियों के लेवल पर प्रभावित करने में हम सक्षम नहीं हैं, तो उस सरकार में शामिल होकर के कम्युनिस्टों को कोई फायदा नहीं है। ये हम लोगों ने संयुक्त मोर्चे की सरकार में केंद्र में देखा कि भाई आप जो है ज्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं थे, बल्कि बाहर रह करके लड़ करके आप ज्यादा प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं। और जो यूपीए की सरकार थी उसमें जो तमाम उस तरीके के, चाहे मनरेगा का सवाल था, चाहे जो है वो इंफॉर्मेशन को लेकर के उसकी राइट का सवाल था, चाहे और ऐसे सवाल थे, इन सवालों को कम्युनिस्टों के दबाव में ही जो है सरकार को मानना पड़ा। तो एक तो ये हम लोग को देखना होगा। दूसरा, एक मिनट, हाँ, दूसरा मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि ये जो हिंदुत्व का उभार है, 6 दिसंबर, हाँ, वो वामपंथ और दूसरी कंपैरिजन का मामला नहीं है। वो एक नित्यानंद जी ने लेके आ गए बीच में, वामपंथ और दूसरे उसका संदर्भ था। केवल इतना कहना था कि ये जो पूरा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई और जिस तरह से साधनों का एक केंद्रीकरण जो शुरू हुआ है, उसी के संरक्षण के लिए इस तरह की पार्टियां जो आप कह रहे हैं फासिस्ट पार्टियां हैं, वो आती हैं, या कोई और इसका, या कहीं ना कहीं जो सेकुलर निजाम है या सेकुलर सोच वाले लोग हैं, वो क्यों कमजोर पड़ते चले जाते हैं और इस तरह की जो फासिस्ट पार्टियां हैं वो धीरे 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 उन तक पहुंच जाती हैं जहां नॉर्मली कहा जाता है कि ये तो वामपंथ का आधार है। तो इस पर थोड़ा सा, हाँ, इसको अगर आप देखें तो पूरी दुनिया के लेवल पर ये जो कॉर्पोरेटीकरण की मुहिम है और जो दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स का उभार है, इस दोनों को आप एक साथ पूरी दुनिया में देखेंगे। पूरी दुनिया के अंदर जैसे जब गेट वार्ताएं चल रही थी, जब WTO के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, वही दौर था कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके की ताकतें जो हैं वो बड़ी, दक्षिणपंथी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें, और इवन सोवियत संघ का विध्वंस का भी वही दौर है। इसके अंदर मंडल के उभार का, कमंडल के उभार का, और इस कमंडल और मंडल के उभार में भी और समाजवादियों का जो रोल है, देखिए आप भारत के अंदर जो समाजवादी धारा भी रही है, समाजवादी धारा में एक तरफ हमको लालू जैसी धारा भी दिखती है, लालू प्रसाद यादव और उनके संगठन वाली धारा, जो डट करके हमेशा खिलाफ खड़े रहे, एक हद तक मुलायम सिंह यादव के साथ के जो मुलायम समाजवादी धारा। दूसरी तरफ जॉर्ज फर्नांडीज भी उसी समाजवादी धारा के थे,
ढेर सारे ऐसी लोग जो समाजवादी धारा के थे वो अंततः जो है वो हिंदुत्व के उसमें जो है वो सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों के साथ जा करके खड़े हुए, उनको सत्ता तक पहुंचाने में एक बड़ा रोल उनका रहा। तो ये हमको जहां समाजवादी धारा में दिखता है, वहीं आप वैसे भी देखें दलित मूवमेंट और ये जो हमारा मंडल मूवमेंट था, इस मूवमेंट के अंदर भी देखिए हिंदुत्व की धाराओं ने, सांप्रदायिक फांसीवादी धाराओं ने बड़ा डिवीजन कर दिया। और अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा हिस्सा आज दलित और पिछड़ों का वो जो है इनके धार्मिक समारोहों में गोलबंद हो रहा है। वो आपका जो है कांवड़ यात्रा में मैक्सिमम देखिए आप, कांवड़ यात्रा में 95% से ऊपर कौन है? सब दलित और पिछड़ी जातियों के लोग। कांवड़ यात्रा से लेकर के जितना आप देख रहे हैं गांव गांव में जो है वो जलाभिषेक कार्यक्रम हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, प्रवचन हो रहे हैं, आपके जो है वो कलश यात्राएं जो है महिलाओं को संगठित करके गांव गांव में संगठित की जा रही हैं। तो इस पूरा जो एक तरफ क्रूर तरीके से संसाधनों की लूट और दूसरी तरफ समाज के अंदर ये वाला अभियान चला करके उसको अब राजनीतिक रूप से अपने साथ गोलबंद कर लेने वाला, ये जो है इसको जो है हम लोगों को गंभीरता से देखना होगा। और जैसे अंबेडकर ने कहा कि भाई जाति का उन्मूलन का सवाल, जाति दिक्कत क्या है? मंडल जो उभार था, उस मंडल उभार ने जातियों के अंदर जातियों के नाम पर सौदाबाजी करने वाले नेतृत्व को पैदा किया। उसने जो है जातियों के उन्मूलन के लिए लड़ाई लड़ने के बजाय अपनी अपनी जाति के ठेकेदार बन गए सब। और उसका फायदा किसको मिला? उसका फायदा इसी हिंदुत्व की ताकतों को मिला कि भाई तुम्हारी जाति के नेता को लो हम सम्मान दे रहे हैं, तुम हमको वोट दो। तुम्हारी जाति के नेता को हम सम्मान दे रहे हैं, तो वो अपने सम्मान के लिए जातियों की सौदेबाजी करने वाली नेताओं की एक पूरी जमात हम देश भर के अंदर देखते हैं। और वो जमात का बड़ा हिस्सा जो है आज भाजपा के इर्द गिर्द है। वो जो है भाजपा जैसी ताकतों को सत्ता में लाने के लिए काम कर रहा है। तो जब तक देखिए ईश्वर जिंदा रहेगा, जातियों का उन्मूलन नहीं हो सकता। जातियों के संपूर्ण उन्मूलन के लिए भारत के अंदर आपको ईश्वर को मारना पड़ेगा। आपको इस ईश्वरीय सत्ता और ईश्वरीय सत्ता के वर्चस्व के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लड़ेंगे तो आपकी पूरी जो मंडल की मुहिम है, और चाहे आज ये नए तरीके से मंडल की मुहिम की बात हो रही है जो जातीय जनगणना के नाम पर, ये सारे का फायदा अंततः भाजपा जैसी फासिस्ट ताकत, आरएसएस जैसी फासिस्ट ताकत उठा लेगी। और जो है इसकी स्थिति यही रहेगी। मेरा ये कहना है कि जो सवाल था कि ये तो अपना तौर तरीके अपना रहे हैं संगठित करने के लिए। पुरुषोत्तम जी लग रहा चले गए हैं अभी। हाँ नित्यानंद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम नहीं, मेरा वो गए नहीं, मुझे लगता है कैमरा उन्होंने ऑफ किया है। और मेरा एक सवाल कॉमरेड से ही है, पुरुषोत्तम जी से ही है। उनकी तमाम बातें जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। और जो मैंने भी शायद इंगित किया था कि वो कौन सी पिछड़ी जातियां हैं जो लगातार इस सत्ता के साथ जा रही है, और कावड़ में तो हैं। जैसे आज एक ग्रुप में जुड़ा हुआ था, उसमें किसी ने कहा कि भाई आप गीता पढ़िए और तमाम चीजें की बात आ रही थी, किसी को हमारे एक साथी को एडवाइस दिया। तो ये जो चीजें आ रही, तो मेरा सवाल सिर्फ कॉमरेड से ये है कि जैसे वो कम्युनिस्ट पार्टी किए हैं और मैंने बंगाल में चुनाव भी कवर किए हैं, आप जानते हैं। मैंने दोनों चुनाव पिछले कई सालों से मैं यहाँ चुनाव कवर करने आया हूँ, और अब तो मैं कुछ समय से यहाँ हूँ लगातार। मेरा सवाल है कि ये जो हमने कहा कि उनके साथ जा रहे हैं जो फासिस्ट पार्टियां हैं या सांप्रदायिक पार्टियां हैं, तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि आप तो हैं, मतलब पार्टियां हैं जो सक्रिय हैं, और ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे कि इनको आप नहीं रोक पा रहे हैं ऐसा करने से? मतलब आपकी लगभग पूरे देश से सत्ता और आपकी सीटें एकदम गायब हो गई हैं। मतलब वही सवाल तो वही है, आप सही कह रहे हैं। अब हमारे साथ सर्वदेव जी बैठे हुए हैं, और चूंकि मंडल के बाद एक सामाजिक न्याय तो अवधारणा बहुत पुराना है, न्याय तो होना ही चाहिए। ये यादव जी, जो सामाजिक न्याय की जो ताकतें थी, जिस तरह से उभर के आई थी मंडल के बाद,
वो धीरे 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 सिमटती चली जा रही है। कहीं ना कहीं एक तरह से हार मान लिया गया है कि अब जो होना है अब यही है। हार को नहीं माना गया है। ये जितने भी जो ताकतें लड़ने वाली थी या जो सामाजिक न्याय के लिए बोलने वाले थे, उनको अपना खुद का डर बना हुआ है कि कब ईडी सीबीआई कब उनको घेर लेगी, कब उनको अंदर कर दिया जाए। वो चुपके हुए दबे हुए एक तरह से वो इमरजेंसी की तरह महसूस कर रहे हैं कि भाई नहीं हम बोलेंगे। अब मायावती जी है साइलेंट है, जबकि पिछड़ों के और दलितों के मसीहा मानी जा रही। आज उनका कहीं आता पता नहीं। जितने भी नेता हैं, जो भी है, जो कहता है कि हम समाज का उद्धार करेंगे, ये कोई उद्धार नहीं करना, केवल कपड़ा दे देते हैं वर्दी। मतलब इसका मतलब यह है कि सामाजिक न्याय की जो धारणा है, अवधारणा है, वो अप्रासंगिक हो गया है या कोई नया रास्ता कुछ निकलेगा इसमें? इसमें से कुछ नया रास्ता तो निकलेगा। ऐसा रास्ता निकलेगा कि लोग उसको याद करेंगे। लेकिन हमारा तो मानना है कि जो भी सरकार है, जो भी कोई नेता, राजनीतिक कोई भी पार्टी, लेकिन समाज के लिए काम करे। किसी पार्टी से हमें दुश्मनी नहीं। जो समाज विरोधी और समाज के बारे में नहीं करता है कुछ, जो समाज के लिए काम नहीं करता, उसका विरोध, उसके विचारधारा का विरोध, किसी व्यक्ति विशेष का हम लोग को विरोध नहीं। आज जो है शिक्षा एक समान होना चाहिए। जो आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, गरीब आदमी को क्या फ्री में वर्दी, फ्री में ये कुछ नहीं, ये सब ढकोसलेबाजी, गरीब को गरीब बना रहे हैं। और अमीर को, किसी का बेटा जो है अमेरिका में पढ़ेगा और किसी का बेटा जो है जा करके पटरी पर उसके बैठने के लिए भी टाट पट्टी पे, क्यों वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? ये जहाँ ये पब्लिक स्कूल है, पब्लिक कॉलेज है, जो हुआ है, इसी को बढ़ावा दो, इसको पैसे दो जो सरकार में दे रहे हो, शिक्षा के नाम पर खर्च कर रहे हो, इनको अपने हैंड ओवर लो ना। नहीं, समाजवादियों का जो नारा था, सबको शिक्षा और तमाम जो साधनों पे एक बराबरी का, तो ये मैं दिखाई नहीं दे रहा। यही तो मेन कारण है, जरा दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी शिक्षा आज इतनी महंगी हो रही है कि आम आदमी के पहुंच से बाहर वो कुछ नहीं कर सकता है। यदि किसी तरह से उसके बाद जो बचा खुचा हो, बेच बाच के यदि कुछ कर दिया तो उसका बच्चा थोड़ा बहुत शिक्षित हो जाए तो हो जाए, और नहीं तो उसकी कैपेसिटी कहाँ पर है? 10वीं 12वीं किया, उसके बाद आगे पढ़ाने की कैपेसिटी नहीं है, नहीं तो उसको पीछे कर दिया जाएगा, उसका कहीं नौकरी नहीं आएगा, वो जाएगा तो कहीं सिपाही में भर्ती होगा, या इनका तो कहना है कुछ चौकीदारी करेगा। यदि 4 साल जो ये नौकरी के आर्मी में बनाया गया है, क्या है? आदमी ऐसे ऐसे बेलगाम हो रही, बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद तो हमारे गेटों पर चौकीदारी करे। ये एक फौज है जिसके ऊपर देश का नाज है और उसका मान सम्मान होना चाहिए, और इस तरह से नहीं कि जो मर्जी उठाया वो मुंह बोल दिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरदेव जी। और उम्मीद है कि जो हम लोग विमर्श उठा रहे हैं, खास करके आज के दौर में, मैं चाहूंगा कि जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, नित्यानंद जी और पुरुषोत्तम जी, सामने आ जाएं। इसको अब थोड़ा खत्म करेंगे, एक एक रिमार्क्स आप लोगों से हम ले लेना चाहते हैं। जी, तो पुरुषोत्तम जी, आज का जो संदर्भ है 6 दिसंबर, डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस, बाबरी मस्जिद की शहादत। अब 5 राज्यों का भी चुनाव हुआ है और उसके नतीजे किस तरह से कैसे किया गया है वो सब हम देख रहे हैं। 2024 अगला साल, मतलब आज 6 दिसंबर है, 24-25 दिन के बाद नया साल शुरू हो जाएगा और फिर नया घमासान होना है। तो आज हम क्या संकल्प ले सकते हैं आज के दिन? मैं कॉमरेड पुरुषोत्तम शर्मा से। देखिए, मेरे ख्याल से घमासान तो अभी शुरू हो जाना है, इसी महीने से ही। इसलिए कि ज्यादा उम्मीद ये है कि फरवरी में लोकसभा का नोटिफिकेशन हो जाए और मार्च जो है वो चुनावों में चला जाए। ये इस बार की जो संभावनाएं दिख रही है, तो ये दिख रही है कि चुनाव थोड़ा पहले हो जाएंगे। और
जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां ये बता रही हैं कि देश को अगर किसी बदलाव की दिशा में बढ़ना है तो वो एक बड़े जन आंदोलन की बुनियाद पर खड़े होकर के ही बढ़ा जा सकता है। और अब तक के जो रास्ते रहे हैं वो चाहे बीजेपी आरएसएस वाले जो हिंदुत्व के रास्ते से नरम हिंदुत्व का रास्ता रहा हो, या चाहे मंडल कमंडल के जरिए जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके सत्ता पर पहुंचने के रास्ते रहे हों, ये सारे रास्ते आज के इस कॉर्पोरेट फांसीवादी शासन के खिलाफ अब चलने वाले नहीं हैं। और इसके खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन की बुनियाद ही जो है वो पर खड़ा एक राजनीतिक आंदोलन ही इसको जो है सत्ता से अपदस्थ कर सकता है। तो अभी तो पहली बात तो यह है कि संविधान को अगर बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो इस सत्ता को उखाड़ना जरूरी है। और इसके लिए ये जो इंडिया गठबंधन बना है वो तो ठीक है, बना है, कोशिश हो रही है, लेकिन इस देश के अंदर जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है और संयुक्त किसान मोर्चा, इसने जो पिछले दिनों आपने देखा कि 26 से 28 तक संयुक्त रूप से पूरे देश भर में राजधानियों में महापड़ाव डाले थे और बहुत सफल महापड़ाव रहे हैं। तो इस देश का किसान और ट्रेड यूनियन आंदोलन अब एक साथ आ रहा है। उसके साथ जो इस देश के दलित और खेत मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो जो है एकजुट हो रहे हैं और तमाम लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट करने की कोशिशें हो रही हैं। तो इसके जरिए जल्दी ही अभी एक राष्ट्रीय स्तर का कॉल आह्वान आ सकता है, वो भारत बंद भी हो सकता है, कुछ हो सकता है इस तरीके के। इसके लिए हम लोग फिर इस बीच बैठेंगे, किसान आंदोलन और ट्रेड यूनियन आंदोलन के लोग और खेत मजदूर आंदोलन के लोग मिल करके आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन ये तय है कि 24 का जो चुनाव है वो एक बहुत बड़े आंदोलन की बुनियाद है। वो चुनाव भी अपने आप में आंदोलन उसको बना देना होगा, तभी जो है चीजें थोड़ा पटरी पर आ सकती हैं, वरना इस देश के अंदर आने वाले समय में दिसंबर का जो संकल्प है, 6 दिसंबर का जो संकल्प है यही है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना। जी नित्यानंद जी। जी, अब मतलब संकल्प तो जिनको लेना है वो ले ही रहे हैं, इसे अन्यथा ना लिया जाए। देखिए उसका कारण है कि हाल ही के जो चीजें हैं और पत्रकार के नाते हमारा संकल्प तो यही है कि भाई हम खबरें जो हैं खबरों को ठीक तरह से दिखाएं और खबर के रूप में जाएं, गोदी मीडिया हम ना बने। लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ इसको अन्यथा मत लीजिएगा, इसलिए कि देखिए जो किसान आंदोलन हुआ पंजाब में उसका जो असर है वो चीजें देखी, किसानों की जीत जरूर हुई है, या जहाँ पे गाड़ी से उस कुछ किसानों को कुचला गया था वहां वही पार्टी या उन्हीं की जीत हुई जिनके ऊपर आरोप था। आंदोलन की जो भूमिका है और जिस तरह से देख रहे हैं, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि निराशावादी बात करेंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आंदोलन करना है या किसी को भी जो भी जमीन पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको डोर टू डोर जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी, फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी, लोगों को चीजें समझानी पड़ेगी। क्योंकि ये एक तो जो आईटी का जो है ना, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो तमाम संचार के जो साधन आ गए हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़े पैमाने को, आप जानते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो प्रचलित हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा उनके लिए जो लोग आंदोलन करना चाहते हैं, जो संकल्प ले रहे हैं, डेफिनेटली अगर मैं पॉजिटिव थिंकिंग का हूं तो समर्थन उनको रहेगा, कोई भी जो इस तरह से सोचता है उनके साथ में। लेकिन जो संकल्प लेने की बात है कि भारत के हर नागरिक को तो संविधान का पालन हर व्यक्ति करे और संविधान का कहाँ कहाँ वायलेशन हो रहा है उसकी कानूनी रूप से मुकाबला करे। और बाबा साहब को लेकर जिस तरह की जो उन्हीं के वर्ग से जो मानने वाले, जैसे कांवड़ यात्रा की बात हुई दूसरी तरह की, तो मुझे लगता है कि उस वर्ग को भी अब ये चेतना होगा कि उनका संविधान या बाबा साहब के जो सपनों का भारत था, या जो उनके लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसकी रक्षा वो कैसे करे, तो उस दिशा में वो अपना संकल्प ले और काम करे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विमर्श से जुड़ने के लिए। सरदेव जी, आप हमारे साथ हैं, आपको कोई उम्मीद आने वाले समय में लग रही है कि आज 6 दिसंबर से हम कोई संकल्प ले सकते हैं? देखिए, आज जो चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, और पार्टियां जो है अपना अपना अहम नहीं छोड़ेंगी तो कुछ नहीं होने वाला है।
ये अपने अहम को छोड़कर जनता की भलाई के लिए काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। और विपक्ष कितना भी ये हो, यदि पक्ष ये चाहता है कि इनको टुकड़े टुकड़ों में बांटता रहे, ये कभी एक ना हो, जब तक ये अपने मन की भावना बना के नहीं हमें किसी कीमत में अपने एक होकर के लड़ना है, तब तो कुछ हो सकता है, नहीं वरना कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्टों का, आप लोग समय निकाले। और विमर्श तो यहाँ से शुरू हुआ है, आगे भी तमाम मुद्दे होंगे। हम सब आपको लगातार याद करेंगे और आपके जो अनुभव है या आपका जो ज्ञान है या समझ है वो हम जनता तक पहुंचाएंगे। आज जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं तो हम उनसे उम्मीद करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और जो भी आपका कमेंट हो वो हमें जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।